कैसे हो भाई यार। आज भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, अजमेर सेक्स स्कैंडल की कहानी रात 8 बजे हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड पे आएगी। तो क्राइम वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है और शेयर भी करो। क्या आप जानना नहीं चाहते कि इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें 250 लड़कियों के साथ रेप हुआ था वो कैसे हुआ? तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद घटना सामने आ रही है। यहाँ पे हमारे डीआरजी के 10 जवानों की शहादत हुई है, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है ये। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, बात करेंगे दोस्तों आखिर क्यों ऐसा हुआ है। और ये फिर से नक्सल्स का काम है। नक्सलाइट कानू सान्याल, चारू मजुमदार, 1967 नक्सलबारी। जब भारत में माओइस्ट प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मैंने इस पे बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, आप देखिएगा ज़रूर। फिलहाल अभी हम इस घटना पे फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो घटना है ये दिल दहला देने वाली है। इस तरीके का कुछ अटैक हुआ। लगभग 200 जवान जो है 25 अप्रैल को एक बड़ा ऑपरेशन करने गए थे, ठीक है, नक्सलों के खिलाफ, और वही करके वो वापस आ रहे थे। 50 किलो के एक्सप्लोसिव जो है वो मिले, 50 केजी एक्सप्लोसिव। कुच्चा रोड थी, आरनपुर, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बस्तर। यही बस्तर में सबसे बड़ी दिक्कत है, नक्सलवाद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार से नक्सलवाद अब लगभग खत्म हो गया है। 400 किलोमीटर रायपुर पे ये पड़ता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। और यहां पे इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। 2010 में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद जब मनमोहन सिंह ने एक टैक्टिकल ऑपरेशन चलाए तब जाके नक्सलवाद की दिक्कतें कम हुई। और अभी 2018 के बाद नक्सलवाद जैसे इन राज्यों से तो खत्म ही हो गया है, छत्तीसगढ़ में ही बचा है। वहां पे भी हमको इंसिडेंट बहुत कम देखने को मिल रहा है जो पहले देखने को मिलते थे। पहले बहुत बड़े लेवल पे होते थे यार। 2010 में जो सबसे बड़ा 75 सीआरपीएफ के जवानों को उड़ा दिया था, घेर के मारा था, वो बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट था। लेकिन अब जो हमारी सुरक्षा बल है उन्होंने बहुत ही गजब काम किया है और एक तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। उसी का नतीजा है ये हमला। तो ये इतना बड़ा गड्ढा हो गया, आपको पता है जो हमला हुआ है ब्लास्ट से इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। अब इसमें क्या हुआ कि जो 10 मारे गए हैं, 5 ने सरेंडर किया। देखो क्या है, डीआरजी को पहले समझो। ये हम ये देखते हैं कि जवान है जो वीर गति को प्राप्त है और बहुत ही दुखद है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। ये ट्वीट्स है, नरेंद्र मोदी ने बोला कि डीपली शॉक्ड और स्ट्रांगली कंडेम करता हूं इस तरीके के जो अटैक हुए। अरविंद केजरीवाल, नितिन गडकरी, अमित शाह, इन सबके ट्वीट आए हैं। नरेंद्र मोदी ने स्पेशल फोन किया यहाँ पे भूपेश बघेल को, रमन सिंह ने फोन किया यहाँ पे। हालांकि पॉलिटिक्स वो की है वो सही नहीं था, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। बट अमित शाह ने कहा भूपेश बघेल को कि आपको जो भी सहायता की ज़रूरत है हम हैं आपके साथ, आप बिल्कुल बस बताइएगा। खैर ये तो पूरा यूनियन गवर्नमेंट का ही काम रहता है, ठीक है, क्योंकि डिफेंस यूनियन गवर्नमेंट के ही अंडर आता है। तो ये दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा है। ये साउथ छत्तीसगढ़ में जो आप देख रहे हो ना, सदर्न रीजन में, ये बेसिकली दिस इज द हार्टलैंड ऑफ माओइस्ट, ठीक है। नारायणपुर, यहाँ पे काफ़ी हमले हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमले दंतेवाड़ा, बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा हमले, ठीक है। फिर कोंडागांव में हमले, सुकमा। तो ये वाला जो रीजन है रायपुर, यहां से 400 किलोमीटर की दूरी पे है ये, लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से ये कंकर रीजन शुरू हो जाता है। और यहां पे ही अभी दिक्कत है, ज्यादातर माओइस्ट आपको यही मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ में अभी नक्सलवाद जो है यहीं पे ही बचा है, बाकी हर जगह लगभग खत्म हो गया है ना। हम सबको पता है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहां इतने खनिज है कि अगर इनको लिया जाए तो आप ये समझिए कि मजा आ जाए। लेकिन अगेन रिसोर्स कर्स्ड है ये, क्योंकि यहां पे इन्हीं के लिए भाई, जंगल के लिए, जमीन के लिए, इन मिनरल्स के लिए, खनिज के लिए ये लड़ाई जो है वो अभी भी जारी है। सरकार ने स्कीम्स, घर वापसी स्कीम, अब घर वापसी स्कीम के तहत ये बोला है कि आप आओ हमारे साथ, वापस आओ। जो नक्सल बन चुके हैं उनको बुलाया है। रोड स्कीम जो बनाई है कि भाई प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहां पे जवानों के लिए ये आती है कि प्रॉपर रोड्स नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एक कैंप बना, उधर पे रोड बना दी, दूसरा कैंप बना, उधर पे रोड बना दी। तो कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो रही है, जिसकी वजह से इन
इस तरीके के जो घटना है उनमें कमी आई है। अच्छा, ये टाइमलाइन है, आप देख सकते हैं, इसको आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। 2021 में इससे पहले हमला हुआ था, तब भी 22 सिक्योरिटी पर्सनल जो है नक्सल, जब उनसे मुठभेड़ हुई थी, वो मारे गए थे। 2018 में 9 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 2018 में 2 छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान जो है वो मारे गए थे। 24 सीआरपीएफ में बहुत बड़ा 2017 में हमला था, जो नक्सल सुकमा में जो एनकाउंटर हो। अब ये सब आपको साउथ छत्तीसगढ़ में ही मिलेगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स है। 2017, 14, 2010 वाला तो हमला जो था, जहां पे 75 जवान मारे गए थे, ये सबसे बड़ा हमला जो है वो माना जाता है। हेडमा को ढूंढने गए थे, जो नक्सल का हेड था, और उसी में ही यहां पे नक्सलों ने इंटरसेप्ट किया और बहुत बहुत बुरा हमला था, क्योंकि ये घेर के मारा था। और उसके बाद फिर नक्सलों की ऐसी की तैसी कर दी थी यहां पे सरकार ने, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत बड़े तो हमले नहीं हुए। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि ये रिपीटेडली अटैक हो रहे हैं। देखिए, ये आपका TCOC है, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन, ये इसी समय ही होती है। देखो, होता क्या है ना कि नक्सल पूरे साल आराम करते हैं। अभी जुलाई में मॉनसून आने वाला है। अब यहां पे नक्सलवादियों को भी पता है, यहां पे जो आईजी हैं पी सुंदरराज, वो बोलते हैं कि नक्सलवादियों को पता है कि जैसे ही मॉनसून आएगा हमारे ऑपरेशंस खत्म हो जाएंगे। अभी पत्ते झड़ रहे हैं, पतझड़, डेसिडुअस पॉइंट पाती पत्ते आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, तो पत्ते झड़ रहे हैं। तो अब विजिबिलिटी है, बिल्कुल जंगल, पूरा जंगल एरिया है, क्लियर विजिबिलिटी है। हमला करोगे तो सीधा टारगेट पे लगेगा। उसके बाद जो बहुत सारे नाला है, नल्लाज है, अभी मॉनसून में वो ओवरफ्लो हो जाएंगे, तो आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। मॉनसून में ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इनके पास उतने वेपन्स भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये इस समय का, ये फरवरी से लेकर जून तक ये हमला इसी समय ही होता है। ज्यादातर जो आप देखेंगे भाई टाइमलाइन में हमले जो है ना, वो अप्रैल में हुए, मई में या जून में हुए। इसके बाद ये हमले नहीं करेंगे। ये वापस जो आर्मी है, मतलब जो सुरक्षा बल है हमारा, वो भी अपने कैंप लौट जाता है, और ये माओइस्ट भी अपने कैंप पे लौट जाते हैं। तो इसीलिए ये रिपीटेड अटैक्स हमको इसी समय देखने को मिलते हैं। असली वजह तो, असली कहानी ये है ना। अब बात ये है कि हमने आपको बताया था कि इसमें जो 10 में से 5 जवान हैं वो सरेंडर्ड नक्सल्स हैं। डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स, आखिर है क्या डीआरजी? बेसिकली डीआरजी को अभी 2 साल पहले ही बनाया गया था। और डीआरजी करती क्या है? डीआरजी में यहां पे सरकार ने स्कीम चलाई है। 2018 के बाद सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हुई है, और सरकार ने ये स्कीम चलाई है कि नक्सल सरेंडर करें और वो हमारे पास आए। अब ये जो सरेंडर्ड नक्सल है, इनको जानकारी होती है, इनको पता है कि नक्सलवादी कैसे काम करते हैं, इनको पता है कौन कौन से एरियाज हैं, तो ये इनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ इन पे कोई मुकदमा नहीं चलता, इनके परिवार की सुरक्षा की जाती है, इनको रेगुलर सैलरी दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद लगभग हर तरीके से इनको सुरक्षित किया जाता है। फिर उसके बाद इनको हथियार दिए जाते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि आप हमारे साथ ही मिलकर काम करो। ये बेसिकली डीआरजी। तो डीआरजी में एक्चुअली मैक्सिमम आपको सरेंडर्ड नक्सली मिलेंगे, और ये स्कीम बहुत काम की है, ठीक है। अच्छा, माओइस्ट क्या करते हैं? माओइस्ट गुडविल से जीतते हैं। जो गांव है ना अगल बगल के, उनको वो धमकाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि सरकार तो तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, सरकार कुछ नहीं करेगी, और अगर तुम सरकार के खिलाफ या हमारे मतलब सरकार के साथ या हमारे अगेंस्ट गए तो हम तुमको मार देंगे। तो बेचारे गांव वाले और परेशान है, लोकल इनपुट्स बहुत रहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अगर नक्सल के साथ हमको लड़ाई जीतनी है तो वो हम आर्मी या सीआरपीएफ के साथ नहीं जीत सकते, हमको डीआरजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, स्टेट पुलिस की ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको सबकी जानकारी है। भाई ये एरिया बड़ा डेंजरस है, ये इतना आसानी जंगलों का एरिया है, और जंगल में यही दिक्कत होती है कि आप हमला करोगे भाग जाओगे। गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो है वही नक्सल यूज करते हैं, ये हिसाब किताब है। तो अभी बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ है, हम ये देखते हैं। शुरुआत में जब नक्सलवाद शुरू हुआ था, और 2000 में, पिछले 20 सालों में, 20 साल पहले तक 200 डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सल फैला हुआ था, और आज ये घट के सिर्फ और सिर्फ 90 रह गया है, ठीक है। इनफैक्ट अभी अब अगर आपको बताऊं कि जो वायलेंस है वो सिर्फ 45 डिस्ट्रिक्ट्स में ही होते हैं, जिसमें मैक्सिमम छत्तीसगढ़ में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो ये मिनिमल है। अब जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहां पे नक्सलवाद जो है वो बहुत चरम पे था, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि यहां पे बहुत कम हुआ है। अमित शाह ने बोला है कि जो 55 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में, ये बेसिकली आखिरी किला है माओइस्ट का, और इसी को ही हम छेद देंगे। एक बार इसको खत्म किया
काम खत्म। ये जो बुढ़ा पहाड़ है यहां पे ये बताया गया है। साथ ही साथ जो आर्क ऑफ वायलेंस है ये सिर्फ और सिर्फ अभी 25 डिस्ट्रिक्ट्स में ही है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो वायलेंस है ये मैक्सिमम आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। तो अभी सिचुएशन क्या है छत्तीसगढ़ में, 1132 2018 और 2022 के बीच में पिछले 4 सालों में 1132 वायलेंस के केसेस हमको देखने को मिलते हैं लेफ्ट विंग LWE द्वारा। 168 सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल और 345 सिविलियन ने अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट थर्ड, लगभग 33% जो माओइस्ट रिलेटेड वायलेंस है ये आपको यहीं पे ही देखने को मिलेंगे। 70 to 90% शेयर है यहां पे डेथ्स का। तो एक तरीके से छत्तीसगढ़ जो है ये दिक्कत, अब ये देखिए ग्राफ इस तरीके से अप एंड डाउन होता रहता है। अब देखिए 2018 में 275 अटैक्स हुए हैं और डेथ्स आप देख लीजिए 55, ठीक है। फिर 2019 में ये और कम हुई, लेकिन फिर 2020 में बढ़ी। जाहिर सी बात है जब अटैक बढ़ेंगे तो डेथ्स भी बढ़ेगी। फिर 2021 में देखिए फिर बढ़ी, 45 ये हो गई, और उसके बाद 2022 में अटैक्स तो ज्यादा हुए लेकिन डेथ्स नहीं हुई। ये चीज है, ओके। ऐसे बहुत सारे जैसे छोटे छोटे मेमोरियल्स टाइप के बनाए हुए हैं यहां पे माओइस्ट ने, तो जवान जो है उस पर भी कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगेन इसमें यही बोलूंगा कि जो DRC है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है सरकार का। जो DRC को, जो नक्सल्स को ही रिक्रूट करना शुरू किया है कि आप हमारे साथ ही, और सरकार अभी लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब हो रही है। इसमें छत्तीसगढ़ भी सरकार का बहुत सराहनीय काम है और केंद्र सरकार का भी बहुत बढ़िया काम है जो कि मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, और वहां से फिर सरकार का भी रुकी नहीं है। 2010 के जो इतना बड़ा अटैक हुआ, फिर आप देखिए सरकार के पास पूरी मशीनरी है ना। मैं अमिताभ यश जो कि अभी STF हेड कर रहे थे, जब अतीक अहमद का एनकाउंटर तो उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पुलिस के पास बहुत होता है, मतलब आप हिम्मत नहीं है, मतलब एक थानेदार के पास इतनी ताकत होती है कि वहां पे कोई क्राइम हो नहीं सकता है, बट द थिंग इसकी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, ये चीज है। तो LWB स्टेट पुलिस के द्वारा ही जीता जा सकता है क्योंकि इन्हीं के पास पूरी की पूरी जानकारी होती है। बाकी स्पेशल यूनिट जो DRG है, ठीक है, वो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन और जो यहां पे सरेंडर माओइस्ट है उन्हीं से ही ये बनी है ताकि इनको हराया जा सके, इन्हीं के ही घर में रह के इनको हराया जा सके, ठीक है। रोड्स की अगर बात करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अब सरकार रोड भी बना रही है। अभी रोड की कनेक्टिविटी नहीं थी तो इसका फायदा उठाते थे। अच्छा, अगर सरकार रोड बनाती थी तो नक्सल आते थे रोड को बिगाड़ देते थे, क्योंकि उनको पता कनेक्टिविटी खत्म होगी, वॉर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई से जीते जाते हैं, ठीक है। ये हिसाब किताब है। अब कैसे सेंट्रल ने रिस्पॉन्ड किया, सबसे पहले तो वही कि अच्छी खासी CRPF यहां पे है। मेन तो DRG ही काम करती है, CRPF पीछे से कि हम तुमको सपोर्ट देंगे, तुम जाओ मारो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे आपको बता दो कि सरकार का काम यहां पे मारना नहीं है। सरकार कहती है कि अब सरेंडर कर दो, ऐसी बहुत सारी स्कीम चलाई हैं भाई। 2010 के बाद से अभी तक 4,500 करोड़ तक का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है कि नक्सल को खत्म करो, ये हिसाब किताब है। स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम SIS बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्कूल बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, जो लोग बहुत ही पिछड़े हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता है वो बनाओ। एक इसमें और कारण है टेंडू लीव्स। ये जो टेंडू लीव्स है ना, इसका भी अभी माओवादी, ये जो मैंने बताया ना पत्ते गिरते हैं, ये रीजन है। एक रीजन मैंने आपको बताया कि इस समय विजिबिलिटी बहुत है, मानसून आ जाएगा। दूसरा टेंडू लीव्स का भी कारण है, क्योंकि देखिए यहाँ के जो ट्राइबल्स है वो इन्हीं, ये जो पत्तियां होती है ना, इन्हीं को ही बेच के गुजारा करते हैं। अब यही पैसा माओइस्ट को भी जाता है, आपको पता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बाकी उसके बाद स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस भी दिया जा रहा है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को, ठीक है। तो इस तरीके के हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों इस तरीके की घटनाएं जो है ये काफी ज्यादा दर्दनाक होती हैं, क्योंकि नक्सलवाद ये देश के अंदर ही है और ये इंटरनल प्रॉब्लम जो है वो भारत को झेलनी पड़ी है 1968 से। अब लगभग खत्म हो गया है। जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा कोई एरिया डेवलप करेगा, जैसे मैं तो हमेशा से मानता हूं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दो ऐसे एरिया हैं, अगर आप इनको प्रॉपर डेवलप करो तो एक तो हमारे देश की मिनरल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दूसरा ये इतने खूबसूरत है, ये इनको एक टूरिस्ट हब बनाया जा सकता है। आपको पता है सिर्फ भारत से नहीं दुनिया से टूरिस्ट यहां पे आ सकते हैं। लेकिन अगेन नक्सलवादी जो प्रॉब्लम है ये दिक्कत है। सरकार काफी टेक्निकल आगे बढ़ रही है, खूब सारे टावर्स भी लगाए जा रहे हैं, मोबाइल टावर्स, ताकि इनके रियल टाइम मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके
और इसका नतीजा ये रहा है कि ये गतिविधियां जो है नक्सलियों की वो बहुत ज्यादा कम हुई है। बाकी जितने भी सरकार हो, एनआईए हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, ये सब काम कर रहे हैं। अब जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, ईडी जो है, वो ये देखता है कि आखिरकार नक्सलों को फंडिंग कहां से मिल रही है, पैसा आ कहां से रहा है, तो उनको पकड़ के सबसे पहले कार्रवाई की जाती है। पैसा काट दोगे तो खेल खत्म, पैसे से ही सब हो रहा है, पैसा काट दोगे तो फंडिंग मिलेगी नहीं। तो सेंट्रल एजेंसी अभी मल्टीपल केसेस जो है, खूब सारी रेड्स जो है इन्होंने कंडक्ट की है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस तरीके का हमला आगे ना हो। बाकी जो होगा देखेंगे। हमारी जो सेना है और हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सुरक्षा बल है, हमारी जो पुलिस है, वो सक्षम है इनसे निपटने के लिए। और मैं अगर कोई ये लेक्चर देख रहा है तो मैं ये भी बोलूंगा कि देखिए, हथियार उठाने से कोई फायदा नहीं है, इसका एक ही अंजाम होता है, क्योंकि आप स्टेट के खिलाफ बहुत मुश्किल होता है जीतना। अगर सरकार एक हाथ आगे बढ़ा रही है तो आप 2 हाथ आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उस एरिया का भी विकास और हर किसी को ही यहां पे इसका जो है वो फायदा मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहूंगा। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।